Subscribe the channel and click the bell icon to get latest update. हेलो फ्रेंड्स, समृद्धि ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं डॉक्टर अमृत दैया को। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं कुछ ऐसे 5 पॉइंट्स जिन पर आप वर्क करके जो है ACF में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं और फाइनल जो लिस्ट होती है, फाइनल जो रैंक होती है, उसमें अपनी पोजीशन जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो सके और मैं 100% कहता हूं कि आपके लिए ये वीडियो ज़रूर बेनिफिशियल होगा और आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। इससे पहले साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले जो मैंने ACF का वीडियो बनाया था उससे आप लोगों ने बहुत पसंद किया और उस पर काफ़ी अच्छे लाइक भी आए, तो इसके लिए मैं आप सभी का थैंक यू कहना चाहता हूँ। आप देखते हैं जो पॉइंट्स हैं उन पर मैं आपसे बात करता हूँ। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो है वो है राइट यूज ऑफ टाइम। ठीक है, आपके पास जो टाइम है उसका आप सदुपयोग कीजिए। ये बात मैं आपसे क्यों कहना चाहता हूँ, ये पॉइंट मैंने क्यों सेलेक्ट किया है, इसलिए कि एक्चुअली क्या होता है, जैसे RPSC की जो एग्ज़ाम्स होती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है अनसर्टेनिटी बनी रहती है और उस वजह से क्या होता है, एग्ज़ाम होने तक आप कई एग्ज़ाम्स में देखेंगे कि एग्ज़ाम होने से एक दिन पहले तक भी ये रहता है कि एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी। बट मैं आपको जो है इस पर जो है आपको कंफर्मेशन देना चाहता हूँ या ये कह सकता हूँ कि आश्वासन मान सकते हैं, क्योंकि जो RPSC जो है वो अपनी तरफ से फुल एक्टिव रहती है। हालांकि कुछ परिस्थितियाँ होती है, कुछ पॉलिटिकल कंडीशंस हो सकती है या कुछ जैसे कि हम देखेंगे अभी जो कोरोना लॉकडाउन की वजह से जो लॉकडाउन चला था तो उसकी वजह से भी डिले हुआ। नहीं तो आप देखिए कि इससे पहले भी जो है ACF की जो है डेट आ चुकी थी एग्ज़ाम के लिए और जो है जो इसके बाद में जब रिजर्वेशन का इश्यू हुआ तो उसके बाद में भी RPSC ने जो है फिर से फॉर्म निकाले और उसके बाद में एग्ज़ाम डेट आ भी सकती थी, बट जो है कोरोना की वजह से अभी तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाया। बट जैसे ही आप मान के चलिए, जैसे ही कंडीशंस नॉर्मल होगी आपकी एग्ज़ाम ज़रूर होगी। और एग्ज़ाम होने के पीछे वजह क्या है आप सबको पता होगा कि जो डिपार्टमेंट है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उनके पास में ऑफिसर्स नहीं है काम करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में जो है वो मतलब एक टेम्प्रेरी बेस पे प्रमोट कर करके जो है काम चला रहे हैं। तो ऐसे में वर्कलोड ज़्यादा है और ऑफिसर्स की डिमांड भी है, तो गवर्नमेंट पे भी एक है प्रेशर है कि हमें इस वैकेंसी को जो है जल्दी से जल्दी करवाना है। बट जो है कंडीशन अभी वाली जो है वो किसी के भी हाथ में नहीं है, कोई भी नहीं जानता था कि ऐसा होने वाला है, तो उस वजह से ऐसा हो गया। तो इन द नटसेल बात यही है कि आप मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम होगा और जल्द ही होगा। जैसा कि आने वाले टाइम में कंडीशंस थोड़ा बहुत अगर लगेगी कि नॉर्मल होगी, अगर एग्ज़ाम हो पाएगी, कंडीशंस नॉर्मल होगी तो एग्ज़ाम आपका कंफर्म होगा। ठीक है, और आप इसके लिए लकी हो भी सकते हैं कि अगर एग्ज़ाम में आपको 3 या 4 महीने का टाइम मिलता है तो आप अपना रिविज़न अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आप इस टाइम का यूज़ नहीं करते हैं तो ये जो टाइम है वो आपके हाथों से चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप ये है कि अगर हम जो है नेगेटिव पॉइंटों में उलझे रहते हैं कि एग्ज़ाम के बारे में बर्डन लेके, तो उससे क्या होता है हमारी जो एनर्जी होती है वो डाइवर्ट हो जाती है, साथ ही साथ जो है आपका जो है काफ़ी समय जो होता है जाया हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो एग्ज़ाम है वो ऐसा तो नहीं है कि हर साल होती है, ये काफ़ी टाइम बाद में आपको मौका मिलता है, ये आप सभी जानते हैं। तो ये मौका अगर आपने इन्हीं चीज़ों में खो दिया और तैयारी आप नहीं कर पाए, तैयारी पर आप फोकस नहीं कर पाए, तो आप ACF कभी फिर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे वो कोई नहीं जानता, क्योंकि वैकेंसी जो होती है रेगुलर नहीं आती है, काफ़ी इंटरवल के बाद में ये वैकेंसी आई है। तो इसका आप इस टाइम का आपको अच्छे से यूज़ करना। आई होप कि आपको मेरा पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राइट अप्रोच। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए राइट अप्रोच कैसे डिसाइड होती है, उसको डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं उनको देखना होता है और उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई कि इस तरह का जो पैटर्न है एक पर्टिकुलर कमीशन जो है फॉलो करता है, तो इसी तरह के क्वेश्चन जो होते हैं हो सकते हैं कि इसी लेवल के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं, जैसे UPSC की अब आप एग्जाम देते हो तो उसमें एक पैटर्न होता है कि हाँ भाई इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो उसका अप्रोच रहता है। हालांकि किसी पोर्शन को कम या किसी पोर्शन को ज़्यादा जो है UPSC करता रहता है, इसे हम समझने के लिए मैंने आपको बताया। बट जो ACF की एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम का क्या है सबसे बड़ा ड्रॉबैक कि रेगुलर नहीं होती, ये काफ़ी टाइम बाद में होती है, 3 साल 4 साल बाद में। जैसा कि आप प्रीवियस ईयर का भी जानते हैं कि काफ़ी टाइम बाद में एग्ज़ाम हो रही है। तो ऐसे में आप जो है एक ट्रेंड एनालिसिस
आप नहीं बता सकते, ठीक है, कि एक ट्रेंड एनालिसिस आप लेके आए कि हाँ भाई इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, आप नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि एग्जाम जो होता है काफ़ी टाइम बाद में होता है और इतने टाइम बाद में कई सारी कंडीशंस भी बदल जाती है। आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि आरपीएससी की ज़्यादातर वैकेंसी जो होती है वो कोर्ट केस वगैरह में उलझी रहती है, और वहाँ जो मुद्दा रहता है वो रहता है क्वेश्चंस को लेकर। तो इन मुद्दों को लेकर जो आरपीएससी है वो काफ़ी अवेयर हो चुकी है। तो ऐसे में जो अब जो आरपीएससी अपने पेपर सेटर जो होते हैं, एग्जाम पेपर क्वेश्चन सेट करने वाले, वो काफ़ी ऑथेंटिक लोगों को लेकर अब आ चुकी है, और पेपर जो है वो सेट काफ़ी ऑथेंटिक और जैसे कह सकते हैं कि ऑथेंटिक सोर्स से ही पेपर तैयार होते हैं, ताकि जो है क्वेश्चंस के अंदर ज़्यादा कोर्ट केस का मामलों में इन्हें उलझना ना पड़े। इसका एग्जांपल आप आरएस वगैरह में देख सकते हैं कि आरएस के अंदर भी जो है एग्जाम क्वेश्चन का लेवल काफ़ी इम्प्रूव किया है। काफ़ी पोर्शन है जिन पे आप जो है देख सकते हैं या अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछ सकते हैं। तो एक कहने का मतलब है कि ऑथेंटिक सोर्स जो है आरपीएससी ने वही सिलेक्ट किया है और उसी के बेसिस पे ही क्वेश्चंस रखे जाते हैं। अब तो आपको भी यही मान के चलना है कि आपका जो पेपर होगा वो अच्छे लेवल का ही होगा। आपको ये नहीं मानना कि जो प्रीवियस ईयर का आया था उसी लेवल का आपका पेपर अब भी हो सकता है। ये कहना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं कह सकता कि एक तो टाइम बदल चुका है, टाइम के साथ में पेपर सेटर भी चेंज हो जाते हैं, और टाइम के साथ में जो है एग्जामिनर जो होता है उनका माइंड लेवल भी चेंज हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है टाइम के साथ में। अगर ये रेगुलर होता है कि हर एक साल बाद में हो रहा है, जब तो आप मान सकते हैं कि इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आ सकता। बट जो टाइम है, टाइम काफ़ी ज़्यादा बीत चुका है, तो ऐसे में जो होता है सब कुछ चेंज हो जाता है। तो आपको भी जो है अपने जो एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी है वो इसी तरीके से रखनी है कि आपको प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न है उसे तो देखना ही, माइंड में सेट रखना है। बट आपको क्या करना चाहिए कि हर जो टॉपिक है, टॉपिक टू टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर करना चाहिए, और उसमें से किसी भी तरह के क्वेश्चन आए आपको हैंडल करने की, उसमें आपको जो कैपेसिटी जो है वो डेवलप करनी चाहिए, आपकी एक जो नॉलेज है उसे डेवलप करना चाहिए। तो आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे कि आपको जो है टॉपिक टू टॉपिक कवर करने हैं और अच्छे से कवर करने हैं, और उसमें से कैसा भी क्वेश्चन आए आपको हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट था। और इसमें राइट अप्रोच में एक पॉइंट यह भी है कि आपको जो है कोई भी टॉपिक, क्योंकि एग्जाम कैसा है ऑब्जेक्टिव है, तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए कि जो कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हैं उसके ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। उसे ऐसा नहीं करें कि उसे छोड़ दिया है और बाद में आने वाले टाइम में आप उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। कोशिश करें कि टॉपिक पढ़ने के बाद में उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सॉल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि आपको ये पता चल सके कि कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से अप्रोच रख के हम क्वेश्चन को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका राइट आंसर कर सकते हैं। राइट, ये था हमारा राइट अप्रोच के सेक्शन में। थर्ड पॉइंट की बात करें तो इस पे हम जीके के बारे में, आपका जो जीके का पेपर है उससे हम रिलेटेड बात करेंगे। एक्चुअली आप देखिए इसमें आप में डिफरेंस क्या है कि जो इस एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले लोग हैं उनमें हम डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। इस एग्ज़ाम में कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इस एग्ज़ाम में कुछ ऐसे भी लोग जो हैं अपीयर होंगे, ऐसे कैंडिडेट अपीयर होंगे जो कि आरपीएससी के अंदर एग्ज़ाम दे रहे होंगे, आरएस वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और थर्ड टाइप के कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि अभी हाल ही में उन्होंने अपना एकेडमिक कंप्लीट किया होगा, या तो उन्होंने अपना ग्रेजुएट कंप्लीट किया होगा या अपना पीजी कंप्लीट किया होगा। और ऐसे में हो सकता है कि उनके सब्जेक्ट तो अच्छे से कवर हैं, बट उनका जो जीके जो है वो पोर्शन कवर नहीं है। ठीक है, तो आप मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे कि जो जीके है, अगर आपका जीके कवर नहीं है तो ऐसे बच्चे जिनका जीके अच्छा नहीं है उन्हें जीके पर मेनली फोकस करना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस किस पोर्शन में से किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में रखे जाते हैं। जीके के अंदर कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें आप सबसे पहले उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन जो है उसमें पूछे जा रहे हैं, फिर उस टॉपिक को पढ़िए और उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ने के बाद में फिर से उसके क्वेश्चन जो है सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस तरीके से आप टॉपिक को कवर कर सकते हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि जीके में क्या होता है कि कई बार जीके जो है ऑब्वियसली अपने आप में एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें आपको काफ़ी टाइम लगता है जीके को कवर करने में। तो इसमें आप कोशिश कीजिए जीके को जितना जल्दी कवर कर सकें उतना जल्दी कवर करने के, और वो भी अच्छे तरीके से। इसमें आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं या ऑनलाइन जो वीडियोज़ होते हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं, या जो अदर कोचिंग के नोट्स हैं उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। बट आपको करना ये है कि जीके जो है उसे जितना जल्दी हो सके, जितना अच्छे से आप कवर कर सकते हैं वो आप कवर कीजिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम किसी वजह से जल्दी हो जाती है या
टाइम भी मिल जाता है, जो कि टाइम चलो छोड़िए, बट आप एक लिमिट लेके चलिए कि भाई 2 महीने में या 2.5 महीने के अंदर मैं जो है जीके अपना कवर कर लूँगा। ठीक है, साथ ही साथ जो अपने ऑप्शनल पेपर हैं उन्हें भी आप तैयार करते रहिए। तो मेरा जो पॉइंट है वो यही कि आप जीके को जो है लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि ये जो है वो लीड लेने में हेल्प करेगा और आपको जो है इस एग्ज़ाम से वो है कंपटीशन से बाहर भी कर सकता है। ठीक है, तो हर पोर्शन को कवर करके चलें। ऐसा ना हो कि आप किसी जीके के अंदर किसी पोर्शन को छोड़ दें कि भाई ये तो चलो रहने देते हैं। आमतौर पर जैसे होता है कि साइंस के बच्चों को हिस्ट्री अच्छी नहीं लगती है तो वो हिस्ट्री को छोड़ देते हैं कि हिस्ट्री तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, बट आप ऐसा मत कीजिए कि जो भी टॉपिक है उसे आप कवर करके चलिए, क्योंकि हो सकता है उसमें से ईजी क्वेश्चन आ जाएं और आप कल को हैंडल ना कर पाएँ। तो इसी तरीके से हर जो पोर्शन है जीके का उसे आप कवर करते चलिए और जितना अच्छा हो सके उतना अच्छे तरीके से उसे कवर करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप एग्जाम में लीड ले सकें, टॉपर बन सकें। ठीक है, तो ये था हमारा जीके का। अब जो है 4th पॉइंट है उस पर हम बात करेंगे इंग्लिश पेपर के बारे में। आपका जो इंग्लिश का पेपर है उसमें भी जैसे कि है कि आपको जो है इसको अप्रोच में लेके चलना है। यहाँ भी कैंडिडेट्स में डिफरेंस देखिए, इसमें क्या है कि कुछ इंग्लिश मीडियम के होंगे, कुछ हिंदी मीडियम के होंगे। और इंग्लिश ऐसा नहीं होता कि इंग्लिश मीडियम के तो उनकी इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छी होती है, उनकी भी जो है ग्रामर में काफ़ी मिस्टेक्स होती है, तो ऐसी वजह से उनको भी काफ़ी लॉस हो जाता है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी आपको जो है इंग्लिश पे फोकस करना है, रेगुलर आप प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसा नहीं है कि आप लेके बैठे, बट जितना भी आप आधा घंटा या 1 घंटा जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली इंग्लिश की प्रैक्टिस कीजिए। और हिंदी मीडियम के बच्चे अगर हैं तो उनको क्या कोशिश करनी है कि आपको इंग्लिश अच्छी इंप्रूव करनी है। इस लॉकडाउन के समय में आप कोचिंग तो नहीं ले सकते इंग्लिश की, बट हाँ कोशिश कीजिए अगर आप ट्यूशन कर सकते हैं तो आप ट्यूशन कीजिए, ताकि आप इंग्लिश के अंदर अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें, क्योंकि ये आपको जो है टॉपर बनाने में सबसे ज़्यादा जो है रोल प्ले करने वाला है। क्योंकि जो डिफरेंस आएगा वो इंग्लिश की वजह से बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मुश्किल हो सकता है कि इंग्लिश की ग्रामर को कवर करना। तो अगर आपको लगता है कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप बेझिझक जो है ट्यूशन लीजिए और इसको जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। और ट्यूशन भी कुछ इसी तरह का कि जिसमें आप जो है इस तरीके से एग्ज़ाम का जो आपका पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग जो है आप इंग्लिश के क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सके। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको रखना है। ऑनलाइन मुझे नहीं पता कि कितने अच्छे कंटेंट आपको मिलता है या नहीं मिल पाता है, बट हाँ आपको कोशिश करना है कि एक अच्छा कंटेंट और आपकी जो है अप्रोच को अच्छे से डेवलप कर सके बिना आपके समय को बर्बाद किए। ठीक है, कई बार ये भी होता है कि हम ये सोच लेते हैं कि चलो हम इंग्लिश जो है घर बैठे भी कर सकते हैं, बट उसमें क्या होता है, हो सकता है कि आपकी कंटिन्यूटी बने या नहीं बने, वो आप पे डिपेंड करता है। बट आप कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश को बिल्कुल भी लाइटली ना लिए और उसको अच्छे से प्रिपेयर करें, ताकि जो है आप लीड के अंदर आ सकें और आपके लिए भी ये पेपर जो है वो स्कोरिंग हो सके। ये थे हमारे 4 पॉइंट जिन पे मैंने डिस्कस किया। और सबसे 5th पॉइंट जो है सबसे इम्पोर्टेंट और जो कि सबसे ज़्यादा जो है बच्चों के अंदर जो है लास्ट टाइम में जो है डर पैदा कर देता है, वो है रिवीजन। ठीक है, आपको जो है अपना रिवीजन का जो है मेक श्योर आप रिवीजन जो है करके चले कि आपको रिवीजन जो है वो इजी वे में आप कर सके लास्ट टाइम में। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको इतना बड़ा एग्ज़ाम है, पूरे सिलेबस को रिवाइज करने में मुझे जहाँ तक पता है या जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, इसमें आपको 1.5 से 2 महीने तो रिवीजन के चाहिएंगे। अगर आप एक बार सिलेबस कवर करते हैं उसके बाद में 1.5 से 2 महीने आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लगेंगे। तो इस तरीके से, और रिवीजन भी कई बार क्या होता है मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करने होते हैं, तो कई बार 4 से 5 बार रिवीजन करने होते हैं। तो इस तरीके से आप कंटेंट ये मान के ना चलें कि भाई कंटेंट मैंने पढ़ लिया, मैं रिवीजन आराम से कर लूँगा। क्योंकि वो अगर आप रिवीजन को मैनेज करके नहीं चलेंगे कि रिवीजन किस तरीके से मुझे करना है, तो आपका जो है ये टाइम बर्बाद करेगा और आपको जो है पीछे ले जाएगा, रैंक आपकी ख़राब कर सकता है। तो इसमें आपको कोशिश करनी है कि रिवीजन जो है उसको आप इसी तरीके से एकदम साइंटिफिक तरीके से मैनेज करके चले कि ये टॉपिक मैंने पढ़े थे, इनका मैं बाद में रिवीजन किस तरीके से करूँगा, कितने कम टाइम में मैं इनका रिवीजन कर सकता हूँ। क्योंकि जैसे कि आप टॉपिक पढ़ते हैं, उसका आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो उसके बाद में आपका जो माइंड सेट होता है बहुत सही होता है। तो उस टाइम में आप अपने रिवीजन का एक मॉड्यूल जो है वो तैयार कर सकते हैं कि किस तरीके से मुझे रिवीजन करना है और कहाँ से जो कंटेंट है वो मुझे पिक करना है रिवीजन के टाइम में। तो ये सब चीज़ें आप मैनेज करते हुए चलिए। अगर आप ये इन 5 पॉइंट पे आप काम करते हैं और साथ ही साथ जो है हार्ड वर्क करते हैं और इन स्मार्ट वर्क भी करते हैं, तो आपका जो सिलेक्शन है वो इसमें श्योर हो सकता है।
तो ये थे मेरे कुछ अप्रोचेस जो कि आपके साथ मैंने आपके साथ शेयर किए। आप जो है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ में थैंक यू, फिर मिलेंगे, बाय बाय किसी नए वीडियो के साथ।